हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपको मध्यकालीन इतिहास से संबंधित अगला भाग लेकर उपस्थित हूं। आज की कक्षा में या आज की क्लास में हम बात करेंगे जो मुगल बादशाह होते हैं। शक्तिशाली मुगल बादशाह के समापन के बाद या कह सकते हैं जो शक्तिशाली मुगल बादशाह होते हैं उनका अंत होने के पश्चात जो उत्तरकालीन मुगल बादशाह होते हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं कि उत्तरकालीन मुगल बादशाह कौन कौन से होते हैं, उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कैसे रणनीति अपनाते हैं, क्या औरंगजेब के जो शक्तिशाली मुगल बादशाह होते हैं उसके बाद के जो शासक होते हैं उन्होंने अपने एक सशक्त साम्राज्य की स्थापना करते हैं या नहीं करते हैं, उनके शासनकाल में कौन सी रणनीतियां होती हैं, उन्होंने कौन से स्थापत्य कला को स्थापित करते हैं, उन्होंने किस धर्म को अपने प्रोत्साहन देते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु के साथ हम लोग आज की क्लास में विस्तार पूर्वक व्याख्या करेंगे, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चर्चा प्रारंभ करने से पहले एक बार हम लोग इनके जो उत्तरकालीन मुगल बादशाह होते हैं इनके बारे में हल्का सा जान लेते हैं। देखिए, शुरुआती दौर में हमने क्या बताया था आपको। देखिए, जो शुरुआती दौर था उसमें आपको बताया गया था जो मुगल काल होता है, मुगल काल को हमने दो भागों में बांटा था। क्या होता है, मुगल काल को शुरुआती दौर हमने दो भागों में बांटा था। एक तरफ भी कहते हैं शक्तिशाली, एक तरफ क्या था, शक्तिशाली मुगल बादशाह थे, और दूसरी तरफ थे उत्तरकालीन मुगल बादशाह। कौन थे, उत्तरकालीन मुगल बादशाह। मान लो मुगल बादशाह क्या होता है, ये शक्तिशाली मुगल बादशाहों का कार्यकाल बताया गया था। जैसे जब मुगल काल की स्थापना होती तब से लेके जो 1707 या औरंगजेब के शासनकाल तक था। उसके बाद यहाँ से लिखेंगे 1707 से लेके 1857 की जो क्रांति हुई थी वहां तक के शासनकाल का जो था होता उत्तरकालीन मुगल बादशाहों का था। अभी तक देखा जाए तो जितने भी हम लोग शक्तिशाली जो मुगल शासक होते हैं, शक्तिशाली मुगल शासक का यहाँ तक हमने अध्ययन कर चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग अध्ययन करना शुरू करेंगे जो उत्तरकालीन मुगल बादशाह होते हैं उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे करते हैं। देखिए, जो शक्तिशाली मुगल बादशाह या अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह होते हैं औरंगजेब होते हैं। औरंगजेब के शासनकाल से ही देखा जाए तो जो मुगल काल होता है वह पतन की तरफ प्रारंभ हो जाता है। क्या होता है, औरंगजेब के शासनकाल से ही पतन की तरफ प्रारंभ हो जाता है। उन्हीं के शासनकाल में जो औरंगजेब होते हैं उनके शासनकाल में देखेंगे तो कई जगह कई स्थानों पर विद्रोह होना प्रारंभ हो गया था। क्या होता है, कई स्थानों पर विद्रोह होना प्रारंभ हो गया था। विद्रोह होना प्रारंभ हो गया था ये सही था, लेकिन ऐसा कोई भी शासक नहीं था। क्या, ऐसा कोई भी शासक नहीं था जो अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर सके। क्या होता है, औरंगजेब के शासनकाल में विद्रोह अवश्य होता है, लेकिन ऐसा कोई भी शासक नहीं होता है जो अपने शासन को या कह सके अपने साम्राज्य को स्वतंत्र कर ले। लेकिन जो उनके कह सकते हैं औरंगजेब के जो पुत्र होते हैं, औरंगजेब के जो पुत्र होते हैं वे सब अयोग्य होते हैं। क्या है, वे सब अयोग्य होते हैं, विलासीपूर्ण शासक होते हैं। इसी प्रकार कहा जा सकता है जब सूर्योदय होता है तो सूर्यास्त भी होता है। एक पुरानी कहावत है, जब सोने चांदी में कह सकते हैं जब सोने चांदी में जंग लग जाए, क्या है, सोने चांदी में जंग लग जाए तो फिर लोहे की क्या बात है। क्या है, जब सोने चांदी में ही जंग लग जाए तो लोहे की क्या बात है। इसका तात्पर्य यही होता है जो शक्तिशाली मुगल बादशाह हैं, जो अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह हैं, उन्हीं के शासनकाल में विद्रोह होना प्रारंभ हो गया। तो जो आखिरी के जो क्या होते हैं, जो उत्तरकालीन मुगल बादशाह होते हैं, जो विलासी पूर्ण शासक होते हैं, तो उनके शासनकाल में इस साम्राज्य का क्या होगा, इस तरह से इन दोनों का कंपेयर किया जाता है। जो उनके बेटे होते हैं, क्या सकते हैं, जो औरंगजेब होते हैं, औरंगजेब के जो पुत्र होते हैं, ये लोग विलासी प्रवृत्ति के होते हैं। क्या होते हैं, उन्हें अपने साम्राज्य से ना मतलब नहीं लगा था या लगाव नहीं होता था। उन्होंने ऐसी कोई भी रणनीतियां नहीं अपनाती जिससे उनका साम्राज्य एकत्रित रह सके या उस साम्राज्य को वे लोग समग्र रूप से काफी दूर तक ले जा सकें या अपने साम्राज्य को विस्तार कर सकें। क्यों, इनके जो शासक होते हैं, जो इनके औरंगजेब के शासनकाल में जो इनके मंत्री होते थे, सेनापति होते थे, वजीर होते थे, वे उस समय अपने कार्यों को भूलकर एक विलासी पूर्ण जीवन प्रारंभ कर देते हैं। क्या है, अपने जीवन को कह सकते हैं जो उनका कार्यशैली था उन सभी कार्यशैली को छोड़ते हुए वो लोग एक आराम पसंद और कह सकते हैं एक विलासी पूर्वक जीवन जीने लगे। कि लोगों में जो उनके दरबार होता था या दरबारी होते थे उनमें होड़ होने लगी। क्या होते, होड़ होने लगी कि कौन सा व्यक्ति कितनी विलासी पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है। इस तरह उनका साम्राज्य जो होता है, मुगल साम्राज्य धीरे धीरे पतन की तरफ प्रारंभ हो जाता है। क्या होता है, धीरे धीरे पतन की तरफ प्रारंभ हो जाता है। और इसी के साथ साथ उनके शासनकाल में जो औरंगजेब होते हैं, औरंगजेब के शासन या औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो उनके पुत्र होते हैं उनके शासनकाल में गुटबंदी होने लगी। क्या होती है, कुछ शासक या कह सकते हैं कुछ सरदार एक तरफ होने लगे, कुछ सरदार एक तरफ, फिर दूसरी तरफ जो वजीर होते थे उनके तरफ, ऐसे करके उनके साम्राज्य में गुटबंदी होना प्रारंभ हो जाता है। क्या होता है, औरंगजेब के शासनकाल के अंत के बाद उनके शासनकाल में गुटबंदी होना प्रारंभ हो गया। उसमें जो वजीर होता था वही सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था। जिसके तरफ वजीर होता था वही अगला जो होता है सेनापति कह सकते हैं, अगला जो होता है शासक बनता था। उस समय वजीर का पद काफी महत्वपूर्ण होता था। अब इस प्रकार हम
यहाँ तक तो आपको हो गए। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई है, कह सकते हैं जैसे कैसे कैसे जो मुगल काल या कह सकते हैं मुगल साम्राज्य होता है कैसे पतन की तरफ अपने अग्रसर हुए हैं। क्या होता है, सबसे पहले होता है औरंगजेब की जो नीतियां होती हैं, उन नीतियों में खामियां होती हैं, कमियां होती हैं। उन कमियों की वजह से उन्हीं के शासनकाल में, औरंगजेब के शासनकाल में ही विद्रोह होना प्रारंभ हो गया या साम्राज्य का पतन होना प्रारंभ हो गया। लेकिन इतना पतन नहीं होता है कि जितने उनके जो बेटे होते हैं उनके शासनकाल में होता है। उसके पश्चात जो अगला हमारी जो मुगल काल होता है उसके पतन का कारण में लिखेंगे, जो उनके कह सकते हैं अयोग्य पुत्र होते हैं या विलासी पूर्वक अयोग्य पुत्र होते हैं, उन्हें जिन्हें कूटनीति के बारे में असमझ ज्ञान कह सकते हैं, ज्ञान का असमझ होना। और तीसरा क्या होता था, जो उनके औरंगजेब के कह सकते हैं या उनके जो शासक होते थे, सेनापति होते थे या वजीर होते थे, सभी में गुटबंदी का प्रभाव या कह सकते हैं गुटबंदी का माहौल हो गया। और अगला लिखेंगे, क्योंकि जो उनके सभी मंत्री होते थे या सेनापति होते थे, उनमें एक विलास का अपने कार्यशैली को छोड़कर एक विलासितापूर्ण जीवन जीने की वजह से जो बाहरी क्षेत्र के शासक होते थे वे भी उनके ऊपर आक्रमण करना प्रारंभ कर लेते हैं। ये होता है औरंगजेब के शासनकाल के, जैसे औरंगजेब की मृत्यु होती है उसके पश्चात के समय में, औरंगजेब के शासनकाल के पश्चात ये कार्य होता है। आप कह सकते हैं मुगल काल का प्रारंभ औरंगजेब के शासनकाल से होता है, लेकिन देखना प्रारंभ होता है उत्तरकालीन मुगल बादशाह जो थे उनके शासनकाल में। अब हम इसी के साथ जानेंगे उत्तरकालीन मुगल बादशाह। सबसे पहले उत्तरकालीन मुगल बादशाह में हम किन किन बादशाहों के बारे में अध्ययन करेंगे, आज की क्लास में हम ये बात करेंगे। देखिए, अगर अध्ययन की बात की जाए तो सबसे पहले जो शासक पढ़ेंगे हम जिनके बारे में, बहादुर शाह प्रथम होते हैं। कौन होते हैं? बहादुर शाह प्रथम के बारे में बात करेंगे। बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम। अगर इनके कार्यकाल की बात की जाए तो इनका कार्यकाल होता है 1707 से लेकर 1712 ईस्वी। कितना? 1707 से लेकर 1712 ईस्वी के बीच इनके शासनकाल के बारे में पढ़ेंगे। जो बहादुर शाह होते हैं, बहादुर शाह जानेंगे कि जो औरंगजेब होते हैं, औरंगजेब के किस पुत्र का नाम उन्होंने अपना नाम परिवर्तन करते हैं, उसके बाद वो बहादुर शाह रखते हैं, किस युद्ध के दौरान रखते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम बात करेंगे जो पहले उत्तरकालीन मुगल बादशाह होते हैं, कौन कौन उत्तरकालीन मुगल बादशाह होते हैं, उनका कौन सा शासन क्रम होता है। ऐसे ही महत्वपूर्ण बिंदु के साथ आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे। केवल क्या होता है उत्तरकालीन मुगल बादशाह। सबसे पहले कौन होता है? बहादुर शाह होते हैं। कौन होता है? बहादुर शाह होते हैं। इनके कार्यकाल की बात की जाए तो इनका कार्यकाल होता है 1707 से लेकर 1712 ईस्वी के बीच। फिर जो अगले शासक होते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, जहांदार शाह होते हैं। कौन है? जहांदार शाह के बारे में बात करेंगे। क्या होते हैं? जहांदार शाह। कौन होते हैं अगले शासक? बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह। अगर इनके कार्यकाल की बात की जाए तो इनका कार्यकाल होता है 1712 से लेकर 1719 ईस्वी के बीच। कितना? 1712 से लेकर 1719 ईस्वी के बीच इनका ये कार्यकाल होता है। कौन होता है? जहांदार का शासनकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल होता है 1712 से लेकर 1713 ईस्वी के बीच। क्या होते हैं? जो जहांदार शाह होते हैं। क्या होते हैं? जहांदार शाह के शासनकाल की बात की जाए तो 1712 ईस्वी से लेकर 1713 ईस्वी के बीच जहांदार का शासनकाल होता है। क्या होता है? जहांदार का शासनकाल। अब हम लोग अगला जो शासक होते हैं, कह सकते हैं जो उत्तरकालीन मुगल बादशाह में सबसे महत्वपूर्ण की बात की जाए तो फर्रुखसियर होते हैं। कौन होते हैं? फर्रुखसियर के बारे में। फर्रुखसियर अगले शासक होते हैं। कौन होते हैं अगले शासक? फर्रुखसियर। अगर इनकी बात की जाए तो इनका कार्यकाल होता है 1713 से लेकर 1719 ईस्वी के बीच। क्या होता है? 1713 से लेकर 1719 ईस्वी के बीच किनका शासनकाल होता है? अगर इनके बात की जाती है, फर्रुखसियर होते हैं, इनका शासनकाल होता है 1719 से लेकर 1713 से लेकर 1719 ईस्वी के बीच फर्रुखसियर का शासनकाल होता है। और अगले जो शासक होते हैं, इसके बाद देखिए यहाँ तक तो जो शासक होते हैं काफी हद तक मूल साम्राज्य का विस्तार करते हैं, साम्राज्य के लिए काफी हद तक ये खड़े रहते हैं। लेकिन जो अगले शासक होते हैं इतना विलासीपूर्ण शासक होते हैं, उनके शासनकाल की बात की जाए तो उनका शासनकाल जैसे 3 महीने किसी का हुआ, किसी का 4 महीना हुआ, इतना विलासीपूर्ण जीवन जीने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती थी। क्या? किसी की अफीम अत्यधिक भी सेवन करने से मृत्यु हो जाती थी, किसी के शराब सेवन करने से अत्यधिक मृत्यु हो जाती थी। ऐसे ही कुछ शासक होते हैं। उन शासकों का अब इसके बाद से जितने शासक होते हैं, अभी जो शासक होंगे वो सब इनका कार्य वही होता है। अगले शासक हैं रफी उद दर्जात। का होता है? रफी उद दर्जात। क्या होते हैं? रफी उद दर्जात। अगर इनके शासनकाल की बात की जाती है 1719 में ही इनका शासनकाल होता है। क्या होता है? 1719 ईस्वी तक ही इनका शासनकाल होता है। क्या होता है? जबकि फर्रुखसियर का शासनकाल कितना हो गया? 1713 से लेकर 1719 ईस्वी के बीच होता है। इनका लगभग जो अंत में कह सकते हैं जो शुरुआती दौर होता है उत्तर 1719 के बीच में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो उसके बाद कुछ महीने जो शासक होता है, उन्होंने जो रफी उद दर्जात होते हैं ये शासक बनते हैं। क्या है? रफी उद दर्जात जो होते हैं अगले शासक बनते हैं। इनके शासनकाल की बात की जाए तो इनका जो शासनकाल होता है लगभग 3 माह होता है। क्या है? इनके शासनकाल की बात की जाए तो लगभग 3 माह होता है।
यहाँ पे लिख दीजिएगा 3 माह। क्या होता है, ये जो रफी उद्दर्जात होते हैं, रफी उद्दर्जात जो होते हैं, इनका शासनकाल मात्र 3 माह होता है। अगले शासक होते हैं रबी उद्दौला। कौन होते हैं? रबी उद्दौला की बात की जाए, अगले शासक कौन है? रफी उद्दौला। कौन है अगले शासक? इनके अगला शासक जो है रफी उद्दौला है। कौन है? रफी उद्दौला है। इनके शासनकाल की बात की जाए तो इनका शासनकाल होता है 1719। इनका भी है, क्या है? 1719 इनका भी शासनकाल है। क्या होता है? 1719 के बीच में ही देखा जाए तो 3-4 शासक होते हैं, उन्होंने शासन करते हैं। अगर इनके कार्यकाल की बात की जाए तो इनका कार्यकाल होता है लगभग 4 माह। क्या होता है? ये इनका 4 माह इनका शासनकाल होता है। कौन होता है? रफी उद्दर्जात अगर पूछे तो 1719 ईस्वी में लगभग 3 माह इनका शासनकाल होता है। या रफी उद्दौजात पूछे, क्या है? रफी उद्दौला पूछे, क्या है? रफी उद्दौला पूछे तो इनका शासनकाल 4 माह। अगर रफी उद्दर्जात, क्या है? रफी उद्दर्जात पूछे तो इनका शासनकाल 3 माह होता है। और उसके बाद अगले शासक की बात की जाए, अगले शासक होते हैं मोहम्मद शाह। कौन होते हैं? अगले शासक होते हैं मोहम्मद शाह। यहाँ पे लिखिएगा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। अगर मोहम्मद शाह के शासनकाल की बात की जाए, क्या मोहम्मद शाह के शासनकाल की बात की जाए तो 1719 से लेके देखिए 1719 से लेके 1748 ईस्वी के बीच, क्या होता है? 1748 ईस्वी के बीच इनका शासनकाल होता है। क्या होता है? 1719 से लेके 1748 ईस्वी के बीच, इतने लंबे समय के बीच इनका शासनकाल होता है। आपसे देखिए अगले जो शासक होते हैं इनके बारे में बात करेंगे। इतने तो शासक हमको महत्वपूर्ण शासक है, इनके बारे में अध्ययन करना है। उसके बाद जो आखिरी शासक होते हैं, आखिरी शासक की बात कीजिए तो बहादुर शाह जफर के बारे में बात करेंगे। कौन से होते हैं? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर क्या होता है? बहादुर शाह जफर के बारे में बात करेंगे। और इन्हीं को बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। क्या है? बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। क्या है? बहादुर शाह द्वितीय। अगर इनके कार्यकाल की बात की जाए तो इनका कार्यकाल होता है 1837 से लेकर 1858 ईस्वी तक। कितना? 1837 से लेके 58 ईस्वी के बीच ये इनका शासनकाल होता है। क्या होता है? 1837 से लेकर 1858 ईस्वी के बीच इनका शासनकाल होता है। देखिए यहाँ से कैसे आपके क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं, अब सुनिए। देखिए कभी भी आपसे कभी काल एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि 4 शासक दे दिए गए, उन शासकों का शासनकाल आपसे पूछ ले दिया है। क्या होता है? उन शासकों का शासनकाल पूछ लेता है। अगर ये आपको याद रहेगा, क्या होता है? जो उत्तरकालीन मुगल बादशाह में, जिनके बारे में हमें इतिहास में काफ़ी जानकारी मिलती है और वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं, तो उन्हीं शासकों के बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। देखिए अगर आपके बात की जाए तो जो बहादुर शाह होते हैं, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे हैं, ये इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण इनका स्थान होता है। इनके बारे में जाएंगे। इनका कार्यकाल होता है 1780 से लेकर 1712 ईस्वी के बीच। दूसरे जो शासक होते हैं जहांदार शाह होते हैं, इनका शासनकाल की बात की जाए तो 1712 से लेकर 13 तक ईस्वी के बीच। और अगले शासक होते हैं फर्रुखसियर की बात की जाए तो 1713 से लेकर 1719 ईस्वी के बीच। और जो आखिरी कह सकते हैं पतना, जो अपने शासन गया मुगल शासक को पतन की तरफ, एकदम कह सकते हैं आखिरी पतन की तरफ ले जाने का कार्य करते हैं, रफी उद्दर्जात जो होते हैं, इनके शासनकाल की बात की जाए तो 1719 ईस्वी के बीच लगभग शासनकाल 3 माह तक चलता है। अगले शासक होते हैं रफी उद्दौला। कौन होते हैं? रफी उद्दौला होते हैं। इनका भी शासनकाल 1719 ईस्वी के बीच ही रहता है। शासनकाल की बात की जाए या शासनकाल की समय अवधि की बात की जाए तो उनका शासनकाल होता है 4 माह होता है। कितना? 4 माह तक ये शासन करते हैं। उसके बाद अगले शासक होते हैं मोहम्मद शाह। क्या होते हैं? मोहम्मद शाह। अगर मोहम्मद शाह की बात की जाए तो इन्हें लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। इनके शासनकाल होता है 1719 से लेकर 1748 ईस्वी के बीच। क्या होता है? 1719 से लेकर 1748 ईस्वी के बीच। उसके बाद जो आखिरी कह सकते हैं मुगल वंश के, या कह सकते हैं मुगल वंश के जो आखिरी शासक होते हैं, इसी के साथ कह सकते हैं उत्तरकालीन मुगल बादशाह के जो सबसे आखिरी शासक होते हैं बहादुर शाह या बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय जो होते हैं। इनका जब नादिर शाह इनके ऊपर आक्रमण करते हैं, ये भाग गए। जो क्या होते हैं? बहादुर शाह द्वितीय जो होते हैं, बहादुर शाह जफर होते हैं, भाग के रंगून चले जाते हैं, वहाँ पे उनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार देखा जाए तो जो मुगल काल होता है, एक जगह दूसरे साम्राज्य से आकर भारत में स्थापना करते हैं, जबकि इनका जो अंत होता है भारत के बाहर होता है या रंगून में होता है। कहाँ पे होता है इनका मृत्यु? कहाँ पे होती है? रंगून में होती है। इस प्रकार जो उत्तरकालीन मुगल बादशाह हैं, ये प्रमुख बादशाह होते हैं, जिनके बारे में हम बारी बारी से एक एक करके अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हम कल की क्लास में बात करेंगे जो उत्तरकालीन मुगल बादशाह होते हैं, जो पहले बादशाह होते हैं बहादुर शाह प्रथम के बारे में जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि कैसे जो औरंगजेब होते हैं, औरंगजेब के कितने पुत्र होते हैं। अगर पुत्रों की बात की जाए तो उनके पुत्र 3 होते हैं। उन तीनों को उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कौन कौन से क्षेत्र देते हैं, किस युद्ध के पश्चात जो शासक बनते हैं, क्या होता है, किस युद्ध के पश्चात उन्होंने जो अगले शासक बनते हैं हमारे
बहादुर शाह जो प्रथम होते हैं वे शासक बनते हैं। उनके उन पुत्रों में से किस पुत्र के कह सकते हैं किस पुत्र के नाम को बहादुर शाह कहा जाता था, या उन्होंने किस युद्ध के दौरान अपने नाम को परिवर्तन करके बहादुर शाह के नाम से राज सिंहासन पर आसीन होते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ हम लोग कल की क्लास में उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।